अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है कि सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ और कौन से प्लांट्स में होती है, किस तरह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या क्या प्लांट में चेंजेस आते हैं। वो सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर कवर करना है डिटेल में। तो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले प्राइमरी ग्रोथ का पता होना चाहिए। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसके अंदर प्लांट की थिकनेस इंक्रीज़ होती है, प्लांट की विड्थ जो है वो ना वो इंक्रीज़ होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रोथ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल डिवीजन इन द कैम्बिया और लेटरल मेरिस्टेम्स एंड दैट कॉजेज द स्टेम एंड रूट्स टू थिकन। तो पहली चीज़ ये है कि जो स्टेम और रूट्स हैं जिसमें भी हो रही है वो थिक होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सेल डिवीजन किसके अंदर हो रही है, लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर एपिकल मेरिस्टेम के अंदर होती है सेल डिवीजन, और जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसमें लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो स्टेम है या रूट है वो थिक हो जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है। जो पेरिनियल डाइकोट प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो बहुत सारे सालों तक रहते हैं, ठीक है, और उनके अंदर ये होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है उसके अंदर ये होता है क्योंकि उसके अंदर जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हैं वो मतलब कि इसकी वजह से नहीं बनते हैं, मतलब कि उसके अंदर वास्कुलर कैम्बियम नहीं होती। सिंपल बात ये है कि अगर ये पूछा जाए कि मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि उसके अंदर वास्कुलर कैम्बियम नहीं होती है, इस वजह से मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट इसके स्टेप्स देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डाइकोट्स के अंदर हम देख रहे हैं, डाइकोट स्टेम के अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं, उसके हम स्टेप्स देख रहे हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ पेरिडम, फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग्स। डाइकोट स्टेम्स के अंदर जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वास्कुलर बंडल्स हैं, ये वास्कुलर बंडल है, ठीक है। वास्कुलर बंडल के अंदर क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ये अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल है। तो ये क्या है, ये किसके अंदर मतलब कि ये रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब दो वास्कुलर टिश्यूज़ के दरमियान, मतलब ये कि एक ये जाइलम है, एक ये फ्लोएम है, ठीक है। इनके सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनकी एक स्ट्रिप बनेगी, नैरो स्ट्रिप बनेगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बार बार मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो डिवीजन कर सकते हैं, जो सेल डिवीजन कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल होगा वहाँ पे कोई ना कोई वो सेल्स बना रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक नैरो स्ट्रिप बना दी है जिसको हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब फेसिकुलर कैम्बियम के अंदर वाली साइड पे क्या है, प्राइमरी जाइलम, और बाहर वाली साइड पे क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। अभी सारी चीज़ें प्राइमरी हैं, ठीक है। अभी सबसे पहला स्टेप में क्या है कि कैम्बियल रिंग बनानी है, तो उसके अंदर पहले क्या बन गई है, फेसिकुलर कैम्बियम बन गई है, ठीक है। अब दो एडजेसेंट वास्कुलर बंडल्स के दरमियान, अब ये था जाइलम और फ्लोएम के दरमियान बनी थी। अब दो वास्कुलर बंडल्स के दरमियान, ये साथ साथ वाले जो दो वास्कुलर बंडल्स हैं उनके दरमियान क्या होगा, उनके दरमियान होती हैं मेडुलरी रेज होती हैं, ठीक है। उनके दरमियान मेडुलरी रेज होती हैं, ये पेरेन्काइमेटस होती हैं। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तो जो यहाँ पर मतलब मेडुलरी रेज होती हैं ये क्या बन जाती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगी तो अब ये क्या करेंगी, ये एक नैरो स्ट्रिप बनाएंगी यहाँ से, मतलब कि दो एडजेसेंट वास्कुलर बंडल्स के दरमियान एक स्ट्रिप बन जाएगी जिसको फिर हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसको हम कहेंगे। अब ये सारी जो है, अब ये भी मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है, ये भी मेरिस्टेमेटिक है और ये भी मेरिस्टेमेटिक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने आगे भी मजीद अभी सेल्स बनाने हैं, ठीक है। तो खैर ये फेसिकुलर कैम्बियम है और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये आपस में मिल गई हैं, ठीक है। दो फेसिकुलर कैम्बियम को आपस में किसने कंबाइन कर दिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने, ठीक है। तो अब ये जो पूरी एक जो रिंग बन गई है इसको अब हम क्या कहते हैं, इसको हम कैम्बियल रिंग कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग के अंदर सिंपल हमने देख लिया कि पहले दो मतलब कि दो क्या कहते हैं उसको, वास्कुलर टिश्यूज़ के दरमियान बनी, ठीक है, एक स्ट्रिप सी बनी, ठीक है। उसके बाद दो एडजेसेंट वास्कुलर बंडल्स के दरमियान बनी और उसके बाद इस तरह हमने देखा कि एक रिंग बन गई। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़। अब कैम्बियल रिंग तो बन गई है, ठीक है। अब कैम्बियल रिंग क्या थी, मेरिस्टेमेटिक थी। अब कैम्बियल रिंग ने क्या करना है, कैम्बियल रिंग ने आगे डिवीजन करनी है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि कैम्बियल रिंग है अगर उसके अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी नए सेल्स बनेंगे,
ठीक है। अब जो कैम्बियल रिंग के अंदर वाली साइड पे सेल्स बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम, और जो कैम्बियल रिंग के बाहर वाली साइड पे सेल्स बनेंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अंदर ये क्या है, ये प्राइमरी जाइलम है, और ये बाहर ये पर्पल वाला ये क्या है, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है। पहले थे ये इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। अब इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में और ज़्यादा सेल्स बन गए हैं, ठीक है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि अगर ये है, ये वास्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, ये कैम्बियल रिंग है, इसके अंदर वाली साइड पे क्या है, इसके अंदर वाली साइड पे जो सेल्स बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, ठीक है। और उसके जो बाहर वाली साइड पे बने हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्राइमरी फ्लोएम है उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे होगा कि सबसे पहले क्या है, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम और फिर प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, इस तरह से होगा। तो नेक्स्ट यही बात हमने अभी की कि जो सेल्स बनेंगे आउटर साइड पे उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। अब इनको इकट्ठे क्या कहेंगे, मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को कलेक्टिवली हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज़। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ हम देख रहे थे। अब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ देखें तो हमने देखा है कि इनकी वजह से क्या है कि विड्थ इंक्रीज़ हो गई है, स्टेम की विड्थ इंक्रीज़ हो रही है। जाहिर सी बात है कि नए सेल्स बन रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। अब जो वास्कुलर कैम्बियम थी, इसकी जो एक्टिविटी है ये यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अगर वो एक टाइम पे 5 सेल्स बना रही है, 6 सेल बना रही है फॉर एग्जांपल, तो वो उतना ही बनाती रहेगी, ऐसा नहीं है। कभी वो 7 बनाएगी, कभी वो 20 बनाएगी, कभी वो नहीं बनाएगी, इस तरह से होता है। तो अब होता क्या है कि जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में वास्कुलर कैम्बियम कोई काम नहीं करती है, ठीक है, इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो ये अचानक से जाग जाती है, ठीक है, मतलब कि ये एक्टिव हो गई है और इसने क्या करना है, इसने अपना काम शुरू कर देना है, इसने डिवीजन्स करना शुरू कर देनी है, ठीक है। मैक्सिमम काम इसने कब करना है, स्प्रिंग सीज़न में, ठीक है। उसके बाद जब समर आएगी तो फिर इसने जो है वो ढीले पड़ना शुरू हो जाना है, ठीक है, लेस एक्टिव हो जाएगी, लेकिन काम कर रही है अभी भी। ऑटम है, फिर इसने जो है वो अपना काम ख़त्म कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग सीज़न में और समर सीज़न में जो है इसने अपना काम किया है, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा किया और समर में थोड़ा कम किया। अब स्प्रिंग सीज़न के दौरान जो एक्टिविटी होगी वास्कुलर कैम्बियम की वो क्या है, मैक्सिमम है। जैसे हमने पहले कहा कि मैक्सिमम, तो उस मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे उसने ज़्यादा क्या बनाने हैं, वेसल और ट्रैकेट्स बनाने हैं, ठीक है, लार्ज, और एक तो लार्ज भी होंगे, दूसरी बात ये ज़्यादा भी होंगे, ठीक है। और इस सीज़न के अंदर क्या है, लिग्निफिकेशन का प्रोसेस है, वॉल के अंदर जो लिग्निफिकेशन का प्रोसेस है वो सबसे कम होगा। लिग्निफिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि मतलब कि वो वुडी जो है वो कम बनेगी, ठीक है, लिग्निन की जो डेपोजिशन है वो कम होगी। अब जो सेकेंडरी जाइलम मतलब कि इस टाइम पे बन रही है जब स्प्रिंग सीज़न है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्प्रिंग वुड कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो समर सीज़न है उसके दौरान जो बनेगी उसको हम समर वुड कहेंगे, और वो क्या होगी, वो उसके अंदर मतलब कि स्मॉल वेसल ट्रैकेट्स होंगे, मतलब इससे थोड़ा सा उल्ट होगा, जाहिर सी बात है उसने कम काम किया है, और इसमें जो है लिग्निफिकेशन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। स्प्रिंग में लिग्निफिकेशन कम होगी जबकि जो समर है उसमें लिग्निफिकेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग वुड और समर वुड दोनों की हमने बात कर ली कि जो स्प्रिंग सीज़न में बनेगी वो स्प्रिंग वुड है और जो समर सीज़न में बनेगी वो समर वुड है। अब स्प्रिंग वुड क्या है, इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एक तो ये कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और जो समर वुड है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अंदर लार्ज वेसल ट्रैकेट्स होते हैं और इसके अंदर स्मॉल वेसल ट्रैकेट्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कम होती है, जो लिग्निन की डेपोजिशन है कम है, लिग्निफिकेशन कम हो रही है, और इसके अंदर लिग्निफिकेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये लेस स्मॉल नहीं आना है, ठीक है, लेस स्मॉल, इट हैज़ मैक्सिमम डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। और ये डार्क इन कलर, ये लाइट इन कलर है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइट कलर की है ये है अर्ली वुड। अच्छा, अब यहाँ पर अर्ली वुड क्या होती है, अर्ली वुड स्प्रिंग वुड होती है, मतलब पहले स्प्रिंग में उसने अपना काम शुरू किया और समर में आहिस्ता आहिस्ता काम हो गया, तो अर्ली वुड क्या है, स्प्रिंग है, और जो लेट वुड है वो है समर वुड है। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अर्ली वुड है, ये लाइट इन कलर है, और जो लेट वुड है वो डार्क इन कलर है, ठीक है। और अर्ली वुड ज़्यादा है, ठीक है, और समर वुड जो है वो कम है, लेट वुड जो है वो कम है, ठीक है। उसके बाद हर साल क्या होता है कि इसी तरह से एक स्प्रिंग वुड की एक बनती है, रिंग बनती है, और एक समर वुड की एक रिंग बनती है, ठीक है।
तो ये जो रिंग्स हैं इनका क्या फ़ायदा होता है, इनकी वजह से हम जो ट्री है उसकी एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से ये है, ये एक अर्ली वुड की रिंग है, ठीक है, और ये एक लेट वुड की रिंग है। इसी तरह से ये इतनी सारी रिंग्स बनी हुई हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने साल पुराना दरख्त है, ठीक है। और इन रिंग्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इन रिंग्स को कलेक्टिवली हम एनुअल रिंग्स कहते हैं, ठीक है। मतलब एक साल में एक एक रिंग बनेगी ना इनकी, तो इस तरह से एनुअल रिंग्स के थ्रू हम जो ट्री है उसकी हम बता सकते हैं, उसकी एज बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेम्परेट जोन के जो होते हैं, टेम्परेट जोन के जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर ये विजिबल होती हैं, क्लियर होती हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल जोन के हैं वहाँ पर ये नहीं होती हैं, ठीक है, एब्सेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, वहाँ पर सीजन्स नहीं होते इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब वेरिएशंस ही नहीं होंगी तो फिर वो रिंग्स कैसे बनेगी वहाँ पर। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क के अंदर क्या है कि जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बने हैं, ठीक है, उसकी वजह से स्टेम की विड्थ भी इंक्रीज हुई है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक चीज़ है, इसके अंदर 8 सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जगह ही 8 सेल्स की है। तो अब क्या है कि अब इसके अंदर अगर हम इसके अंदर मज़ीद 8 सेल्स आ गए हैं, ठीक है, मज़ीद 8 सेल्स आ गए हैं, तो अब ये जगह तो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम मज़ीद इसके अंदर चीज़ें, मतलब इसके अंदर मज़ीद सेल्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि इसकी जो वॉल है वो टूट जाएगी, ठीक है, रप्चर कर जाएगी। बिल्कुल सेम इसके अंदर भी यही होता है कि जब सेकेंडरी जाइलम और मतलब सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, तो सेकेंडरी जाइलम, ये कैम्बियल रिंग है ना अगर, ठीक है, तो कैम्बियल रिंग के अंदर वाली साइड पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम ने प्रेशर देना है किसको, कैम्बियल रिंग को, कैम्बियल रिंग ने आगे उसको सेकेंडरी फ्लोएम को, सेकेंडरी फ्लोएम ने आगे प्राइमरी फ्लोएम को। इसी तरह से क्या होगा, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर, एपिडर्मिस है ना आउटर लेयर, तो उसके ऊपर प्रेशर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस स्ट्रेच हो जाएगी और रप्चर कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, इसने इसके ऊपर किया, यहाँ से एक नई चीज़ बन रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने आपस में एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से क्या है कि जो एपिडर्मिस है वो रप्चर कर देगी। अब जब एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस जो है रप्चर कर गया, एपिडर्मिस खत्म हो गया, तो ये जो अंदर कॉर्टेक्स है ये अब क्या है, ये बाहर, मतलब कि ये अब एक्सपोज हो गया इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब मतलब ये कि ये होगा कि जो टेम्परेचर है पीएच में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, या उसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस होंगे वो डायरेक्टली इसके ऊपर आकर अटैक कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि अब हमें क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना है किसी तरह से, कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉर्टेक्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके लिए अब क्या होगा कि इन कंडीशंस में जो एक्सपोज्ड कॉर्टेक्स है, मतलब अब ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की जो सबसे बाहर वाली जगह होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक की बात आ गई, तो अब हम देखेंगे कि ये आगे मजीद सेल्स भी बनाएगी। तो खैर अभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजेन। फेलोजेन भी कहते हैं और कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ये यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन, ठीक है। ये क्या है, ये कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन है। ये क्या है, एक्सपोज जो कॉर्टेक्स थी उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होगी, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन कहते हैं। अब ये जो फेलोजेन के जो सेल्स हैं डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक हैं इसलिए डिवाइड करेंगे, अंदर की तरफ भी नए सेल्स बनाएंगे और बाहर की तरफ भी बनाएंगे। अब ये जो अंदर की तरफ हैं, लोअर साइड पे जो हैं, वो क्या हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फेलोडम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये लिविंग होंगे। अंदर की तरफ क्या बनाएंगे, लिविंग सेल्स बनाएंगे, ठीक है, जो क्या हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम। और जो बाहर वाली साइड है उस पर जो सेल्स बनेंगे वो होंगे नॉन लिविंग डेड सेल्स होंगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्क। तो हम फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क देख रहे थे, कॉर्क हमने देखा कैसे बनी, पहले कॉर्क कैम्बियम बनी, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम ने आगे कॉर्क बना दी, ठीक है। और कॉर्क से अच्छा अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो है मतलब जो कि कॉर्क में नहीं कन्वर्ट होते हैं, उन सेल्स का आगे क्या होता है, उनके बारे में भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपने याद रखना है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कॉर्क कैम्बियम से ही, और ये कॉर्क बनी है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फेलोडम, फेलोजेन और फेलम, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब इनका अच्छे से याद रखना कि फेलम क्या है, कॉर्क है, फेलोजेन क्या है, कॉर्क कैम्बियम है, और फेलोडम क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। इनमें से जो फेलोजेन है उसने क्या बनाया है, उसने फेलम और फेलोडम को बनाया है। तो मेन क्या है, फेलोजेन है, इसने आगे ये दोनों चीज़ें बनाई हैं। अब कॉर्क की थोड़ी सी करैक्टर्स देख लेते हैं। कॉर्क क्या है, नॉन लिविंग टिश्यू है, ठीक है। उसके अलावा ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं डेड टिश्यू पे। उसके अलावा ये इम्परमिएबल टू वाटर है, और इसका मेन सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन
क्या है इसका कि इसने जो लिविंग टिश्यूज़ हैं स्टेम के उनको प्रोटेक्ट करना है। हमने बनाया ही इसलिए था क्या क्योंकि जो कॉर्टेक्स है वो एक्सपोज हो रही थी और वो कहते हैं उसको ख़तरा था बाहर से, इसलिए हमने क्या है प्रोटेक्शन के लिए क्या बन गया, अब ये कॉर्क बन गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पेरिडम। अब पेरिडम क्या होती है, ये जो कॉर्क है ये बनी थी फेलोडम थी, ठीक है, और ये कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क और फेलोडम, ये तीनों चीज़ें असल में क्या है, इनको कलेक्टिवली हम पेरिडम कहते हैं, ठीक है, इनको हम पेरिडम कहते हैं। और जाहिर सी बात है कॉर्टेक्स के रीजन में बनती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी टिश्यू में भी होती हैं, सेकेंडरी टिश्यू होती हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, ये कॉर्टेक्स के रीजन में बनती हैं और ये बहुत सालों तक रहती है, मतलब ये कि पेरिडम बहुत सालों तक रहती है कुछ जो है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और उसमें हर साल जो है नए कॉक सेल्स जो हैं वो मतलब आते रहते हैं। लेकिन जो काफ़ी ट्रीज़ हैं उनमें ये होता है कि जो कॉक सेल्स हैं ये मतलब कि ब्रोकन, दे आर ब्रोकन, मतलब ये कि ये टूट जाते हैं और नई पेरिडम लेयर बनती है, ठीक है। और अब ये बात जो मैं यहाँ पे कहने लगी थी कि जो ये कॉर्टेक्स के रीजन में होती है, ठीक है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम के रीजन में भी मतलब कि जा सकती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कॉर्क है, ये कॉर्क कैम्बियम है और ये फेलोडम है, ये तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं पेरिडम। अब एक नई चीज़ यहाँ पर आ गई है, बार्क। बार्क क्या है, डेड टिश्यूज़ ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम, स्टेम की सरफेस पे जो डेड टिश्यूज़ हैं बार्क कहते हैं उसको, मतलब कि इसकी ये ज़्यादातर डेफिनेशन बोली जाती है, मतलब बोटेनिकल सेंस में क्या है, बार्क वो टिश्यू है जो कि मतलब कि लिविंग फेलोजन के बाहर जो मतलब कि टिश्यू है वो क्या है, ये लिविंग फेलोजन है, इसके बाहर जो टिश्यू है उसको बार्क कहते हैं। लेकिन मेडिसिनल टर्म के अंदर बार्क के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कॉर्क कैम्बियम, फेलोडम और उसके अलावा प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो यही है। खैर ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ जाती हैं, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं बार्क के अंदर, ठीक है। तो कुछ ट्रीज़ के अंदर बार्क होती है स्केल की फॉर्म में, उसे हम स्केली बार्क कहते हैं, कुछ ट्रीज़ में रिंग की फॉर्म में होती है, रिंग बार्क कहते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात की कि ये डेड टिश्यूज़ होते हैं, तो सारे डेड टिश्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना कॉर्क और बार्क में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कॉर्क और बार्क में क्या फ़र्क है, तो वो हम थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं इसका। कॉर्क क्या है, कॉर्क बार्क की एक बाहर वाली लेयर है, ठीक है, बार्क की एक बाहर वाली लेयर क्या है, कॉर्क है, ठीक है। और जो बार्क है इसके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब जो ट्रंक है या रूट है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बार्क कहते हैं, मतलब सारी जो है, ठीक है। और बार्क के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कॉर्क क्या है, कंपोनेंट ऑफ बार्क, और बार्क के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कॉर्क कैम्बियम, फेलोडम वगैरह, ठीक है। और कॉर्क किससे बनती है, कॉर्क कैम्बियम से, ठीक है। और बार्क किससे बनती है, वो कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से भी बनती है और इसके अलावा वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से भी बनती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम भी आ रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम किसने बनाया था, वास्कुलर कैम्बियम ने। और जो कॉर्क है इसके अंदर क्या है, डेड सेल्स आ जाते हैं, जबकि जो बार्क है इसमें डेड सेल्स भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर कॉर्क का क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट्स द शूट्स एंड रूट फ्रॉम वाटर लॉस। और जो बार्क है इसका काम क्या है, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शंस, ठीक है, ये इसके फंक्शंस होते हैं। तो अगर कॉर्क और बार्क में डिफरेंस आ जाए तो हम ये इसका मतलब लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स। अब पीछे वाली सारी बात जब नए सेल्स बनेंगे सब कुछ होगा, ठीक है, एपिडर्मिस जब रैप्चर कर जाएगी। अब हमें पता है एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा जो हैं क्या कहते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, मान्यूट पोर्स होते हैं जो किस लिए होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब जब स्टोमेटा मतलब एपिडर्मिस जब ख़त्म हो गई है तो उसकी वजह से क्या है, स्टोमेटा भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब स्टोमेटा चले गए हैं तो अब क्या होगा कि अब स्टोमेटा की मतलब कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर कोई एक नई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो है छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, सेल्स हैं, वो स्टेम की सरफेस पे बनते हैं जिनको हम लेंटी सेल्स कहते हैं। ये जिस तरह हमें ये लेंटी सेल्स नज़र आ रहे हैं किस तरह से बनते हैं, जैसे भी पहले हमने जब कॉर्क की बात की थी, कॉर्क कैम्बियम से जब कॉर्क बनी थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बनेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का अब यहाँ पर हम काम देखते हैं कि ये कौन बना रहा है इनको, फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम बना रही है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम ने कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनाए थे असल में। तो अब क्या है कि इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी होती हैं, ठीक है। और ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, राउंड होते हैं, ठीक है। तो
इनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ देख सकते हैं लेंटिसेल्स। तो सिंपली लेंटिसेल्स क्या है, लेंटिसेल्स में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आ जाते हैं। ईच लेंटिसेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ लूज एंड थिन वॉल्ड सेल्स विच आर लिविंग इन नेचर एंड आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ठीक है। और इनके अंदर क्योंकि इंटरसेलर स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, वाटर की वेपरेशन हो जाएगी। मतलब ये कि स्टोमेटा की कमी को पूरा कौन करता है, लेंटिसेल्स करते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर एक और क्वेश्चन आता है हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। हार्डवुड और सॉफ्टवुड अलग चीज़ है और हार्डवुड और सैपवुड अलग चीज़ है, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ें नहीं है, हार्डवुड और हार्डवुड एक ही चीज़ नहीं है। हार्डवुड और सैपवुड हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। तो अब होता क्या है कि जब मतलब कि ये सारा काम, पीछे वाला सारा काम हो गया, तो अब क्या होगा कि जो सेंटर वाली जो जगह होगी ना, मतलब कि जो सेंटर में जहाँ पर क्या है सेकेंडरी, जहाँ पर सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का जो कलर है ना थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डार्क क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन, टैनिन, सब्रिन और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी डिपोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है ये डार्क हो जाएगा। डार्क हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये कि ये हार्ड हो जाएगा और ड्यूरेबल हो जाएगा। अब इस जो रीजन है स्टेम के इस सेंटर वाले रीजन को, जो हार्ड हो गया, ठीक है, ड्यूरेबल हो गया और क्या कहते हैं डार्क हो गया, इसको हम कहते हैं हार्डवुड। और हार्डवुड के बाहर जो है, हार्डवुड के बाहर एक ऐसा एरिया है जो भी इतना ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, वो इससे लाइट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सैफवुड कहते हैं। वहाँ पर भी डेपोजिशन होती है लिग्निन की, सिब्रिन वगैरह की, लेकिन सेंट्रल पार्ट से कम होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सैफवुड कहते हैं। तो ये जनरल इसकी डेफिनेशन देख लिया, बाकी हम इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ये यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि अंदर ये हार्डवुड है जो कि डार्क है और बाहर सैफवुड है जो कि लाइट है, ठीक है। तो हार्डवुड क्या है, ये ऑल डाइकोट स्टेम्स में होती है, दोनों ही ऑल डाइकोट स्टेम्स में होती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ये दोनों ही सेंटर में होती हैं, लेकिन हार्डवुड बिल्कुल सेंटर में होती है और सैपवुड हार्डवुड से बाहर होती है। और हार्डवुड के अंदर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ लिग्निन, सब्रिन और टैनिन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। जबकि जो सैपवुड है इसमें ये सारे केमिकल्स जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। हार्डवुड डार्क कलर में होती है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, और जो सैपवुड है वो लाइट कलर में होती है, ठीक है। हार्डवुड हार्ड होती है बहुत ज़्यादा और जो सैपवुड है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। और इसके अलावा हार्डवुड जो है वो ड्यूरेबल होती है और सैपवुड क्या है, लेस ड्यूरेबल होती है, ठीक है। तो ये हार्डवुड और सैपवुड में थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पर। अब हम एक दफ़ा ये जो सारा हमने पढ़ा है इसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि कैम्बियल रिंग्स बनेंगी, कैम्बियल रिंग्स बनेगी, फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगी, ये दोनों मिलकर कैम्बियल रिंग्स बना देंगे। ये और ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक है। कैम्बियल रिंग ने मतलब यहाँ पर जो वास्कुलर कैम्बियम बनी है इसने क्या करना है, इसने आगे जो हाँ वास्कुलर कैम्बियम है इसने क्या करना है, इसके अंदर डिवीजन्स होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ क्या बनेंगे, जो सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो मतलब इनको इकट्ठा कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने कहना है कि जो स्प्रिंग वुड है और जो समर वुड है उसकी हमने बात की कि स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड बनती है, समर सीजन में समर वुड बनती है, ठीक है। और ये रिंग्स बनाती हैं और इन रिंग्स को इकट्ठा करके हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमने उनकी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी स्प्रिंग वुड और समर वुड की। फिर उसके बाद हमने कहना है कि जब ये सारी चीज़ें बनेंगी जिसकी वजह से विड्थ इंक्रीज होगी तो एपिडर्मिस टूट जाएगी, एपिडर्मिस टूट जाएगी जिसकी वजह से कॉर्टेक्स जो है वो एक्सपोज हो गया है। अब कॉर्टेक्स है उसकी जगह पर क्या बनेगी, वहाँ पर कॉर्क बनेगी, कॉर्क कैम्बियम बनेगी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे, कॉर्क कैम्बियम ने अपने बाहर की तरफ कॉर्क बना देना और अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देनी है, ठीक है। ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा इसके अंदर हमने बार की बात की थी, बार के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और पेरिडम के अंदर बार की बात की थी। तो पेरिडम क्या है, पेरिडम के अंदर कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको हम पेरिडम कहते हैं। और पेरिडम कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो काफ़ी सालों तक ऐसे ही रहती है, उसमें नए कॉक सेल्स बनते रहते हैं और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं सेल्स और नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा इसके अंदर हमने बार्क की बात की थी, फिर हमने उनका डिफरेंस देख लिया। और उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स कि जब एपिडर्मिस ख़त्म होगी तो जाहिर सी बात है कि जो स्टोमेटा है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स बनते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं, मतलब इनके अंदर स्पेसेस होती हैं और ये लेंटिसेल्स बनाते हैं। और लेंटिसेल्स का काम क्या है कि गैसेस एक्सचेंज वगैरह करते हैं, ठीक है, यानी स्टोमेटा का काम करता है। और फिर जो होती हैं मतलब ओल्ड स्टेम्स होते हैं जो ज़रा मतलब ज़्यादा टाइम जिनको हो जाता है, फिर उनके दरमियान वाली जो वुड है वो क्या हो जाती है,
डार्क हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स डिपॉजिट हो गए हैं, तो इसको हम हार्टवुड कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाली है उसमें थोड़े कम होते हैं, थोड़े कम केमिकल्स होते हैं, तो वो सैफवुड होती है और वो लाइट इन कलर होती है। तो ये सारा था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।